नाउ बहुत ही जल्दी से देख लेते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. It is the cumulative effect of change in investment on income via its effect of consumption expenditure. ये जो वर्किंग होती है मल्टीप्लायर की, इट इज नथिंग बट दैट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, वही रिपल्स का इफेक्ट जो होता है, ठीक किस पर? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑन द इनकम थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो सबके पास इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा. इसीलिए जो मल्टीप्लायर है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे बहुत डिपेंड करता है कि भाई कितना कंजम्पशन बढ़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी इनकम कितनी ज्यादा बढ़ेगी. जिस इकोनॉमी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जैसी होगी, उसी हिसाब से उसकी क्या होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी. ओके, तो वर्किंग है मल्टीप्लायर का, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है. ठीक है, फॉरवर्ड वर्किंग होती है एक, और एक बैकवर्ड वर्किंग होती है. तो ये जो दोनों ऑपरेशंस हैं, इनको हम देखते हैं कि कैसे फॉरवर्ड में मल्टीप्लायर काम करता है और कैसे बैकवर्ड में मल्टीप्लायर काम करता है. फॉरवर्ड में देखो, सिंपल चीज है. फॉरवर्ड वाला तो मैंने आपको पहले समझा रखा है. व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा. देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सबको इनकम मिलेगी, क्योंकि लोग एम्प्लॉय होंगे, तो इनकम विल इंक्रीज, डेल्टा वाई. सो डेल्टा आई से डेल्टा वाई हुआ ही हुआ, और ये हुआ तो उसकी वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैपेंस, कि लोग कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है. एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज in dwindling series till no further increase in income and expenditure is possible. और ये जो प्रोसेस है कि बार बार इनकम बढ़ रहा है, सॉरी बार बार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, फिर इनकम बढ़ेगा और कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक इनकम में और इंक्रीमेंट नहीं होगा. मतलब एक लेवल आ जाता होगा. वो कौन सा लेवल होता होगा? ऑब्वियसली इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे आ जाती होगी कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी है, हम और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, एंड इनकम जो है हमारी वो फिक्स हो चुकी है, मतलब सबको उतनी इनकम मिलने वाली है, और एक्सपेंडिचर भी उससे ज्यादा हम और नहीं बढ़ा सकते हैं उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में, तभी प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. ठीक है, तो इस फॉरवर्ड ऑपरेशन का उदाहरण के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि कैसे, मतलब रियलिटी में क्या हो रहा है. तो हमने एक अजम्पशन माना है कि मान लो एक इकोनॉमी है जहां पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1/2 है, हाफ है. अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1/2 है तो के की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड आउट करोगे? फॉर्मूला याद है? ठीक है, 1/1 - एमपीसी करोगे तो के की वैल्यू आपको 2 मिलेगी. अब इससे भी आसान तरीका ये है कि एमपीसी अगर 1/2 है तो एमपीएस क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा ही होता है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर आपको पता है हाफ, तो आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके. सो 1 - हाफ विल बी हाफ, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी हाफ रहेगी. ठीक है, यानी कि आधा आप सेव करोगे और आधा आप कंज्यूम कर दोगे. तो अगर एमपीएस से भी निकालना होता तो आप निकाल सकते हैं. एमपीएस का रेसिप्रोकल ही के की वैल्यू देता है जो कि 2 होता है, क्योंकि एमपीएस भी हमारा 1/2 आता. सो के की वैल्यू 2 है. डेल्टा आई यानी कि चेंज इन द इन्वेस्टमेंट इज 100. हमने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है उस इकोनॉमी में. तो आप मुझे बताएंगे कि उस इकोनॉमी में कितना इंक्रीमेंट होगा इनकम के अंदर. फॉर्मूला मैंने सबसे पहले लिखवाया है, सबसे पहले बताया. फॉर्मूला क्या था कि चेंज जो इनकम आप निकालोगे डेल्टा वाई, बहुत सिंपल है, बस के को मल्टीप्लाई कर दो जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है. तो के की वैल्यू 2 है, जितना इन्वेस्टमेंट है कितना किया हमने, 100 किया, तो 200 विल बी योर आंसर. 200 रुपीज का इनकम में इंक्रीज होगा. और वो यहाँ देखते हैं कि कैसे भाई ये कैसी स्कीम है जहां पे आप 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करते हो और 200 रुपए इनकम में आ जाती है हमारी इकोनॉमी के अंदर. ये कुछ इस तरीके से काम करता है. ये आप देखिए उसकी वर्किंग, ये जो फॉरवर्ड वर्किंग है वो इस तरीके से कुछ काम करती है कि जैसे ही आप डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोगे तो इनकम में 100 रुपीज तो चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लोग उतने ही लोगों को वर्किंग देंगे, काम देंगे, और जो भी लोग एम्प्लॉय होंगे उनको हम उतनी ही इनकम देंगे. तो 100 रुपीज तो लोगों को इनकम मिलेगी. अब सिंस हमें पता है कि एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारी, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी हाफ है. ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी हाफ है. इसका मतलब है कि जो इनकम में चेंज आएगा डेल्टा वाई, एमपीसी क्या होता है, डेल्टा
सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि जो चेंज हमारे इनकम में आया है उसका आधा हम जो है कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ये 0.5 है ना, ये तभी होगा जब आधा हम कंज्यूम करेंगे डेल्टा सी और आधा सेव कर देंगे, क्योंकि एमपीसी हमारा हाफ है, इसीलिए हम आधा सेव करेंगे और आधा कंज्यूम करेंगे। सो मैंने लिखा है कि जो हमारा चेंज इन कंजम्पशन होगा वो भी 50 होगा। 50 रुपीज हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, खर्च करेंगे, और 50 रुपीज को डेल्टा एस सेव कर लेंगे। डेल्टा एस रिजेंबल्स दी सेविंग, और सेविंग कैसे निकाल सकते हैं, इनकम में से, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके, इनकम में से कंजम्पशन को आप माइनस कर दो तो आपको सेविंग्स मिल जाएंगी। तो 50 रुपया आप कंज्यूम करोगे और 50 रुपया आप सेव करोगे। क्यों, क्योंकि ये एमपीसी गिवन है 0.5 यानी 1/2। ठीक है, अब ये जो कंज्यूम किया, ये जो आपने खर्च किया, किसी और के हाथ में तुरंत जाएगी इंस्टेंटली, कहीं ना कहीं तो खर्च किया होगा। तो मैंने मान लिया कि वो वापस इकोनॉमी में आ गई यूज होने के लिए, वो मनी, तो वो 50 रुपीज इकोनॉमी में वापस से आ गए। अब उस 50 रुपीज जिस भी इंसान के पास आया होगा वो भी सेम हैबिट दोहराएगा, क्योंकि इकोनॉमी में एमपीसी हाफ है, तो वो भी आधा पैसा सेव करेगा और आधा पैसा कंज्यूम करेगा। तो उसने क्या किया, 25 रुपीज को उसने कंज्यूम किया और 25 रुपीज को सेव कर लिया। डेल्टा एस यानी कि सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम माइनस कंजम्पशन, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो उसने क्या किया, 25 को कंज्यूम किया और 25 को सेव कर लिया। ठीक, ओके फाइन। अब जिसने भी वो 25 रुपया कहीं ना कहीं कंज्यूम किया, कुछ भी खर्च किया, आइसक्रीम खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो वो 25 रुपए वापस इकोनॉमी में किसी ना किसी के हाथ में आ गए। किसी इंसान को इनकम जरूर मिली ना, तो इनकम फिर से आ गई 25। तो अब 25 किसी के हाथ में आ गया है तो वो भी सेम काम करेगा, आधा सेव करेगा, आधा स्पेंड कर देगा। ये सर्कल चलता चला जाएगा, लोग कंज्यूम करेंगे, जिसके भी हाथ में पैसा आता जा रहा है वो रिपल्स की तरह बढ़ता जा रहा है, वो इंसान कंजम्पशन करेगा और कंजम्पशन को बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ रही है सबकी। क्यों इनकम बढ़ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। बस हमें पता ये चलता है मल्टीप्लायर से कितनी बढ़ेगी, वो हमने निकाल रखा है कि 200 रुपया बढ़नी चाहिए इनकम। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा तब तक जब तक यहाँ पे 200 वैल्यू नहीं आ जाएगी। ठीक है, मैंने और ये प्रोसेस आगे रिपीट नहीं किया है, आप करके देख सकते हैं, करते जाओ, आधा करो, आधा सेव करो, आधा वापस इकोनॉमी में ले आओ खर्च करने के लिए। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो जो टोटल इनकम लोगों को मिलेगी ना इकोनॉमी में, इस 100 रुपीज के आ जाने की वजह से, दैट विल बी 200, वही वैल्यू जो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट की है, 200 रुपीज, वही वैल्यू आएगी। ठीक, तो डेल्टा आई हमारा 100 रहेगा और डेल्टा वाई हमारा 200 हमें देखने को मिल जाएगा। और कंजम्पशन कितना हुआ है, 100 रुपए का हुआ है, और सेविंग कितनी हो रही है, 100 रुपए की। यही 100 प्लस 100 200 रुपीज का इनकम जनरेशन हुआ, जिसमें 100 रुपए कंजम्पशन में चला जाएगा और 100 रुपए सेविंग में चला जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था, बिना इसके भी मैं समझा देती, बट आपने देखा तो आपको थोड़ा सा माइंड में और क्लैरिटी होगी कि ओ सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ओके, ये थी फॉरवर्ड वर्किंग कि कैसे इनकम आगे बढ़ती है। ये जो हमारा मल्टीप्लायर है ना, ये बैकवर्ड ऑपरेशन भी करता है। बैकवर्ड ऑपरेशन से क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, अगर इन्वेस्टमेंट को कम कर लिया जाए तो क्या होगा, वही हमें बैकवर्ड वर्किंग में देखने को मिलता है। बैकवर्ड वर्किंग में हम इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं। जो भी कहीं लगा रखा होगा आपने पैसा, निकाल लो, कह दो भाई मैंने 200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था मैं इसको वापस लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन होता है, लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, रैदर वापस निकाल ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो इफ देयर विल बी रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट, व्हाट विल हैपन, बैकवर्ड थिंग्स विल हैपन। बैकवर्ड थिंग्स मतलब यही सेम चीज उल्टा चलेगा। अब उल्टा कैसे चलेगा, इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन हुआ तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन। जैसे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, अब तो लोग प्रोड्यूस नहीं करेंगे ना, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, तो प्रोडक्शन भी कम होगा। प्रोडक्शन कम हो गया है तो लोगों को इनकम मिलेगी क्या, अब जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो लोगों को जॉब से निकाल देंगे, इनकम भी कम हो जाएगी। सो इनकम में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इनकम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या कंजम्पशन बढ़ेगा क्या, वो भी तो कम होगा ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंजम्पशन एज वेल, पीपल विल नॉट कंज्यूम सिंस देयर इनकम हैज डिक्रीज। ठीक, कितना डिक्रीज होगा इनकम, इसका भी कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए। तो यही सेम फॉर्मूला है, उतना ही इनकम डिक्रीज करेगा, उतना ही इनकम डिक्रीज करेगा जितना जो इनिशियल डिक्रीज हुआ था इन्वेस्टमेंट का उसका मल्टीपल। अब मैं कैसे समझाऊं उसको, यहां मैंने लिखा है कि इट विल लीड टू क्यूमुलेटिव डिक्लाइन इन इनकम एंड कंजम्पशन
till the contraction in aggregate income is multiple of initial decrease in investment। जो इन्वेस्टमेंट में इनिशियल डिक्रीज आपने लाया है उसी के मल्टीपल्स में ही इनकम, ठीक है, जो एग्रीगेट इनकम है और जो कंजम्पशन है वो भी डिक्रीज होंगी। ठीक है, मतलब मेन हमारा कहने का मोटो है कि हमारी इनकम डिक्रीज होगी उसी मल्टीपल में, और उस मल्टीपल की वैल्यू ही तो मल्टीप्लायर होगा ना, वो मल्टीपल या वो कोफिशिएंट मल्टीप्लायर होता है। तो ये सेम फॉर्मूला डेल्टा वाई इज इक्वल टू के डेल्टा आई वहां पे यूज होगा। ऐसे देखिए एग्जाम्पल लीजिए कि डेल्टा आई यानी कि जो हमने माइनस डेल्टा आई किया है, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है या हम जो इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन कर रहे हैं वो 100 करोड़ का है, तो और एमपीसी हाफ है तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जो डेल्टा वाई है यानी कि इनकम में डिक्रीज जो होगा, ठीक है, इनकम में जो डिक्रीज होगा दैट विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय माइनस डेल्टा आई। ठीक है, अब माइनस डेल्टा आई हमारा क्या है, 100 करोड़ है और ये के है, यानी कि के में मल्टीप्लाई कर दो माइनस 100 करोड़ और के क्या है 2 है, तो 2 इंटू माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 200। दैट मीन्स जो रिडक्शन होगा हमारी इनकम में वो 200 करोड़ का होगा। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे 100 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो 200 रुपए की इनकम जनरेशन हो रही थी। यहाँ पे हम 100 रुपए इन्वेस्ट ना करके निकाल ले रहे हैं, डिस इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन कर दे रहे हैं, तो सेम 200 करोड़ रुपया या 200 रुपए या 2 जितना भी आप कहना चाह रहे हो, जो भी यूनिट आप इसको रखना चाह रहे हो 200 को 200 यूनिट्स, उतनी ही 200 यूनिट्स डिक्रीज हो जाएंगी, इनकम निकल जाएंगी इकोनॉमी से इनकम। ठीक है, इसलिए माइनस में वैल्यू लिखी है मैंने। सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, आपको क्या पता है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज हो रहा है, आप बता दोगे कि कितना इनकम और कितना कंजम्पशन में डिक्रीज होगा। सेम चीज, इसीलिए उसे बैकवर्ड वर्किंग कहते हैं और इसको फॉरवर्ड वर्किंग कहते हैं। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बट अभी भी एक चीज रह गई है, वो है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफ्स में देखते हैं कैसे इन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जितने भी लोग ग्राफ देख करके डर गए हैं उनका मैं डर अभी 2 मिनट में दूर कर देती हूँ। ये जो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया कुछ भी नहीं है, इससे जस्ट पहले जो हमने पढ़ा है उसी को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। एग्जाम में जब भी आए क्वेश्चन आप मल्टीप्लायर समझाएंगे, वो बातें लिखेंगे और साथ में ये ग्राफ भी बना देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल कहीं कोई मार्क्स नहीं काट सकता है, क्योंकि ग्राफ जरूरी ना, वो ग्राफ में कैसे वो चीजें हो रही है दिखा दो, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि कंजम्पशन का ग्राफ ऐसे क्यों होता है, कंजम्पशन कर्व ऐसे क्यों दिखता है। इसके लिए मैंने कंजम्पशन फंक्शन की वीडियो बना रखी है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वीडियो बना रखी है, आप जाके देखिए और ग्राफ को समझिए ऐसे क्यों होते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ग्राफ समझना है। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे इनकम को डिनोट किया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को डिनोट किया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 0 से 45 डिग्री की, ठीक है, जो कि लाइन ऑफ रेफरेंस कहलाती है। आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि इसको हम ड्रॉ करते हैं विच इज इक्वल टू वाई, कि मतलब जितनी भी इनकम है हमारी इकोनॉमी की, हम मानते हैं यहाँ पे कि वो पूरी इनकम जो है कंजम्पशन में हो, कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी यहाँ इनकम होगा उतना ही यहाँ पे कंजम्पशन होगा, तो वो हर जगह बराबर होती है। इट इज जस्ट अ लाइन ऑफ रेफरेंस जो कि हम ड्रॉ करते हैं ताकि हम देख सके कि हमारी इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन कम और ज्यादा हो रहा है। तो 45 डिग्री की लाइन बना दी हमने, फाइन। नाउ पहला कंजम्पशन कर्व ये है सी, विच इज नॉट इनफ, क्योंकि इस इकोनॉमी में हम बात करें जहाँ इन्वेस्टमेंट भी होता है तो सी प्लस आई को हम देखेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर वाला सी प्लस आई इस कर्व पे हम फोकस करेंगे। सी प्लस आई यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि इकोनॉमी में थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, यही हमारे एग्रीगेट डिमांड का कर्व है। व्हाट, एग्रीगेट डिमांड का, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से मिलके बनती है। तो हमें इक्विलिब्रियम मिला था पॉइंट E1 पे और हमारी इकोनॉमी में OY1 इनकम का जनरेशन हो रहा था। वेरी गुड, वेरी नाइस। व्हाट हैपेंड इज कि हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लायर के इफेक्ट को देखने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। सो डेल्टा आई अलग से किया देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, तो डेल्टा आई किया यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया, जो हो रहा था उसमें इंक्रीमेंट किया, तो इसलिए एक कर्व हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब वो कर्व तो नहीं रहा ना, उसमें हमारी जुड़ गई है इन्वेस्टमेंट।
जो नई हुई, नई, न्यू न्यू डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसलिए जो कर्व है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, और वो जो डेल्टा आई है दैट रिप्रेजेंट्स द एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट हैज बीन डन, ठीक है। इसलिए ये हमारे कर्व इस तरीके से बने और हमें नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया है पॉइंट E2 पे, यानी कि अब हमारी इकोनॉमी में जो इनकम का जनरेशन हो रहा है वो हो रहा है OY2। सिंपल है, डिराइव कर लो, OY2 इनकम जनरेट हो रहा है और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मिला करके, यानी कि जो हमारी कुल एग्रीगेट डिमांड मिला करके हमारा कर्व यहाँ पे बना हुआ, हमारा कंजम्पशन, हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व यहाँ पे है, C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। अब यहाँ पे जो कर्व है, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बना रखा है 0.5 का स्लोप, ठीक है। और ये स्लोप है क्या, ध्यान से देखिए, ये स्लोप है चेंज इन इनकम, इस एक्सिस से चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन, इस एक्सिस पे कंजम्पशन को दिखा रहा है। तो चेंज इन इनकम में चेंज इन कंजम्पशन कितना हो रहा है, चेंज इन इनकम में चेंज इन कंजम्पशन कितना हो रहा है, ये दिखाता है हमारे एमपीसी को। तो यानी कि 0.5 वैल्यू है एमपीसी की, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि एमपीसी हमारा हाफ है, इसलिए मैंने स्लोप में भी मेंशन कर दिया। जिसने भी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा होगा उसको पता है कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व डिनोट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसमें इन्वेस्टमेंट जब जुड़ जाता है तो कंजम्पशन कर्व हमारा जो पूरा है ये एग्रीगेट डिमांड बन गया, इसमें हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की डेल्टा आई तो हमारा कंजम्पशन का, तो हमारा पूरा एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया और नई इक्विलिब्रियम पोजीशन लाया, अब हमारी इनकम OY2 है। ये पूरी कथा आपको मैंने इसलिए समझाई क्योंकि यही सेम चीज मैंने आपको अभी इससे पहले समझाया था कि कैसे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो जाने के कारण हमें देखने को मिलता है कि इनकम भी इंक्रीज हो गई है। हुई कि नहीं इनकम इंक्रीज हुई, आपको खुद ही पता है, पहले OI1 थी, अब इनकम OY2 हो गई। इनकम तो इंक्रीज हुई, क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि डेल्टा आई आया। डेल्टा आई क्या है, ये जो कर्व था यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये जो चेंज है ये पूरा बराबर का जो चेंज है दिस इज डेल्टा आई, यहाँ पे मैंने लिख रखा है डेल्टा आई। इसी डेल्टा आई की वजह से ये डेल्टा वाई में चेंज आया है। डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम है, ये आया है Y1 Y2 चेंज इन इनकम आया है बिकॉज ऑफ डेल्टा आई, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन इनकम आया है। अब मुद्दे की बात ये है कि एमपीसी हाफ है तो के की वैल्यू 2 होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया होगा 1/1 माइनस एमपीसी, तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी और के की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब है कि जितनी भी हमारी इनकम बढ़ेगी वो दोगुना बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लायर 2। मैंने यहाँ पे एमपीसी हाफ इसलिए लिया है क्योंकि इजी है कैलकुलेट करना, आप कोई भी वैल्यू लेकर के देख सकते हैं, बट सबसे इजी यही पड़ेगा आपको समझाने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए एमपीसी को मैंने हाफ लिया है। तो अब के ट्वाइस है, 2 है, तो दोगुना इनकम को बढ़ना पड़ेगा। और ध्यान से देखिए यहाँ जो चेंज इन आई है, चेंज इन डेल्टा आई जो ये है इसका लगभग दोगुना है चेंज इन इनकम, ग्राफिकली भी आपको वो दिखने को मिल रहा है, इसका ये ट्वाइस है। सो द चेंज इन इनकम इज ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट डन, which was our theory, which was the thing we were talking about. The rise in income Y1 Y2 is delta Y, which is twice the rise in investment delta I, because the MPC is half, because the MPC is half, MPC half था, इसीलिए हमें खुद ही पता चल गया था कि दोगुना इनकम में चेंज आएगा, वो यहाँ देखने को मिल गया। इससे पहले हमने एग्जांपल लिया था 100 यूनिट्स का, तो 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स में कन्वर्ट हो गई थी, क्यों हो गई थी, क्योंकि हमें हमारा फॉर्मूला पता है, उससे हमने के की वैल्यू निकाल ली थी। समझ में आ गया, कुछ था, कुछ भी नहीं था, वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की है मैंने, अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई एमपीसी को इतना क्यों फोकस कर रहे हो, हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से निकालना है, उससे भी निकाल लो, उसका जुड़ा भाई तो है, बस ऑपोजिट है, ठीक है। 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, तो अगर एमपीसी हाफ है तो एमपीएस कितना होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी हाफ होगी ना। अगर जनता आधा कंज्यूम कर रही है तो आधा सेव कर रही होगी, क्योंकि उसकी सेव करने की चाहत ही आधी है, 0.5 है। सो एमपीएस विल ऑल्सो बी हाफ और के की वैल्यू 2 ही निकलेगी, फॉर्मूले से देख लो, रेसिप्रोकल ऑफ एमपीएस 1/एमपीएस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ के। सो सिंस एमपीएस इज हाफ के विल बी 2, करके देख लीजिए, तो यहाँ पे भी के 2 ही आएगा। वही सेम चीज को हमने यहाँ ये रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, जैसे यहाँ पे इनकम लिया था एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हमने इनकम लिया है एक्स एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को डिनोट किया था, यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन को हटा दिए, क्यों, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे सेविंग को देखना है, तो सेविंग लाओ,
तो हमने यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को डिनोट करके रखा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को डिनोट करके रखा हुआ है। अब ऐसे में हम कंजम्पशन कर्व यहाँ नहीं बनाने वाले, ना हम एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाने वाले, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का कर्व। इन्वेस्टमेंट का कर्व भाई सीधी लाइन क्यों है? क्योंकि ये दिखाती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को, ना कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके लिए आप मेरी इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वीडियो को जा करके देख लीजिए। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। आप जाके मेरी इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ, तो आप समझोगे कि आई का कर्व क्यों यहाँ पे स्ट्रेट है। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए कि आई का कर्व यहाँ पे सेव है क्योंकि आई डिनोट्स द इन्वेस्टमेंट कर्व एंड इट इज एन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट फिक्स रहती है थ्रू आउट, इसलिए वो ऐसे है। अब इसमें हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया डेल्टा आई का, क्यों? क्योंकि ये था चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये था इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है जिसका इफेक्ट हमें देखना है इकोनॉमी पे। तो जैसे ही आपने किया तो वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी तो कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली इसकी तरह यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व को हम देख रहे हैं वो शिफ्ट हो गया ऊपर। ठीक है, और आई प्लस डेल्टा आई कर्व इधर आ गया। अब जिस कर्व से हमें कंपेयर करना है वो है सेविंग कर्व, ये है सेविंग का कर्व। अब सेविंग का कर्व ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह से मैंने वीडियो तो नहीं बनाई है बट बहुत जल्दी मैं बना दूंगी, बट जान लीजिए कि सेविंग का कर्व ऐसे होता है। तो ये सेविंग का कर्व यहाँ पे हमने बनाया है, ठीक है, सेविंग फंक्शन, इस पे भी हमने 0.5 यू बना रखा है। स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन कर्व गिव्स अस द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जस्ट लाइक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। वैसे ही सेविंग कर्व का जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है वो उसका स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि चेंज इन इनकम, इधर चेंज इन इनकम दिखा रहा है ना, चेंज इन इनकम में दिखा रहा है चेंज इन सेविंग, इधर सेविंग है तो चेंज इन सेविंग, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एमपीएस। ठीक है, तो ये एमपीएस है। अब इस सेविंग कर्व को पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E1 पे मिला रहा था, क्यों? क्योंकि पहले आई यहाँ कट कर रहा था, बट जैसे ही हमने इंक्रीज किया इन्वेस्टमेंट, ठीक, कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया तो हमें नई इक्विलिब्रियम E2 पे मिल गई। तो E1 पे जो इनकम थी वो थी OY1 और E2 इक्विलिब्रियम पे जो इनकम हो गई वो हो गई OY2। चेंज हुई इनकम, चेंज हुई, क्यों चेंज हुई? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो हम, ये तो हमें पता ही था, इन्वेस्टमेंट होगी तो इनकम में चेंज होगा, बट कितना? ट्वाइस। देखते हैं ट्वाइस है कि नहीं। ये है हमारा चेंज इन इनकम, क्योंकि जो डेल्टा आई है वो रिप्रेजेंट इसको कर रही है, डेल्टा आई यही चेंज हुआ इसलिए इतना ऊपर हो गया। ये अगर कम कर दोगे तो वापस यहाँ आ जाएगा, ये हमने ऊपर बढ़ाया चेंज करके। सो डेल्टा आई से हमारा कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया। इसका ये ट्वाइस है चेंज इन इनकम। थोड़ा मेरी कर्व सही नहीं बना है, इसमें तो एकदम ट्वाइस लग रहा था, ये थोड़ा कम लग रहा है, बट इट इज एक्चुअली ट्वाइस। ये जो चेंज इन इनकम है डेल्टा वाई, Y1 Y2, दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस डेल्टा आई। इनकम का चेंज जो है वो दोगुना है इन्वेस्टमेंट के चेंज का, वही जो हम कह रहे थे। राइज इन इनकम Y1 Y2 विच इज डेल्टा वाई, ठीक है, इज ट्वाइस द राइज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, because marginal propensity to save is half, just like this, same बात, बस यहाँ marginal propensity to save है, यहाँ marginal propensity to consume है, इसलिए दोनों के कर्व भी डिफरेंट बन गए हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी कर्व है। तो जब भी आप एक्सप्लेन करोगे वहाँ पे बिल्कुल ऐसे, वहाँ पे बगल में आप चाहिए कर्व बना दो, खाली अकेले तब भी सही रहेगा, दोनों बना दोगे तो बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे कहीं भी। ठीक है, हमारी थियरी पूरी कंप्लीट होगी और मुझे पता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं आपको दूं। तो यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद रखना है, अपने मन में समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसी से हमें मल्टीप्लायर के बारे में पता चलता है। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको पता है, तो आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो निकाल ही लेंगे, तो इसलिए उसको साइड करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे फोकस करते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होता है ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर्स ऑपरेशन, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो बैकवर्ड हो, इट डिपेंड्स अपॉन एमपीसी, वी नो दैट। तो जो एक्सपेंशन होगा यानी कि इनकम में जो इंक्रीमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड फॉरवर्ड मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है कि कितनी इनकम बढ़ेगी। ठीक, और कितनी इनकम कम होगी वो डिपेंड करेगा बैकवर्ड ऑपरेशन पे, जब बैकवर्ड ऑपरेशन काम कर रहा होगा। ठीक है, पर दोनों के लिए ही एमपीसी इंपॉर्टेंट है पता होना,
क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि आपकी इकोनॉमी में चाहत कितनी है, लोग कितना कंजम्पशन करना चाहते हैं, जब भी उनकी इनकम इंक्रीज हो तब आप देख के बता सकते हैं कि वो इकोनॉमी कितनी हिट होगी अगर हम इन्वेस्टमेंट ना करें, या वो इकोनॉमी कितनी ग्रो करेगी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि जैसे मान लो फॉरवर्ड ऑपरेशन हो रहा है, फॉरवर्ड ऑपरेशन में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि निकालते हैं। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगर एमपीसी की वैल्यू हायर है, उस इकोनॉमी में लोग ज्यादा कंजम्पशन करना प्रीफर करते हैं, तो के की वैल्यू भी हायर होगी, यानी कि इनकम क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन इनकम विल बी हायर, सो द क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन इनकम विल बी हायर, यानी कि डेल्टा वाई विल बी हायर। वेरी ऑब्वियस, हमें समझ में आ गया। सिमिलरली अगर एमपीसी की वैल्यू लोअर है, कम वैल्यू है, लो वैल्यू है एमपीसी की, लोग कम कंजम्पशन करते हैं, तो के की वैल्यू भी कम होगी। और के की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि जो क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन इनकम दैट विल आल्सो बी ऑफ लोअर वैल्यू, ठीक है, कम वैल्यू होगी। डेल्टा वाई विल बी लोअर। क्यों लोअर होती है भाई? जब लोग कंजम्पशन कम ही करते हैं, तो जब आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे, सेव ज्यादा कर रहे होंगे, कंजम्पशन कम करेंगे तो इनकम का जनरेशन कम होगा लोगों के हाथों में, इनकम का जनरेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमें पता चल जाएगा कि तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो हमारी इकोनॉमी की टेंडेंसी है वो लो है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन कम होगा, सिंपल सी बात है, बस एक्सपेंशन कम होगा। वही मैंने कहा ना, वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन एमपीसी, कितना एक्सपेंड होगा, तो कम होगा बट कम होगा। अगर एमपीसी की वैल्यू हायर है और बैकवर्ड ऑपरेशन चल रहा है, बैकवर्ड ऑपरेशन मतलब हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो जब इन्वेस्टमेंट आप डिक्रीज करोगे और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर होगी, मतलब लोग बहुत ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, ऐसे में वो इकोनॉमी में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होगा, के की वैल्यू भी हाई होगी, यानी कि जब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगा उतनी ही ज्यादा इनकम भी डिक्रीज करेगी, उतनी ही ज्यादा, क्योंकि वहां पे लोगों की जो टेंडेंसी थी कंजम्पशन करने की वो बहुत ज्यादा थी। अब वो बहुत ज्यादा टेंडेंसी वाले लोग हैं, कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा तो क्या होगा उन बेचारों का? कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और इनकम का जनरेशन भी बहुत ज्यादा हिट होगा, ठीक है। और क्योंकि बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड रहे होंगे तभी तो सबको ढेर सारी इनकम मिल रही थी, तो बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वो इकोनॉमी ज्यादा हिट होगी क्योंकि वहां पे एमपीसी हायर था, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। सो द क्यूमुलेटिव डिक्लाइन इन इनकम will be higher, more income will decline in that economy, more income will decline, more people will be unemployed. Why? Because MPC is higher, ठीक है, K is higher। वैसे ही अगर बैकवर्ड ऑपरेशन हो रहा है, बैकवर्ड ऑपरेशन मतलब इन्वेस्टमेंट कम किया जा रहा है और एमपीसी लोअर है उस इकोनॉमी में, तो के की वैल्यू भी लो होगी, निकाल के देख लीजिए, के विल बी ऑल्सो बी लोअर, एंड के अगर लोअर है तो क्यूमुलेटिव डिक्लाइन इन इनकम विल ऑल्सो बी लोअर, यानी कि कम इनकम जो है लोगों की कम होगी, ज्यादा कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो ऑलरेडी कम कंज्यूम कर रहे थे, कंज्यूम ही कम कर रहे थे, मतलब कंजम्पशन कम है तो डिमांड कम है, मतलब कम लोग एम्प्लॉयड हैं, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं है इकोनॉमी में। ऐसे में अगर वहां से इन्वेस्टमेंट हटाया जाता है, कम किया जाता है, तो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उस इकोनॉमी में ऑलरेडी कंजम्पशन कम था, लोग एम्प्लॉयड कम थे, उनकी इनकम कम थी, तो इसलिए जो चेंज इन इनकम होगा दैट विल बी लेस, दैट चेंज इन इनकम in terms of declining will be less, will be of lower value, delta y will be lower। समझ में आया? ये जो चीज मैंने यहाँ समझाई है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाना था ये पूरी बात सुन करके, बट हो सकता हो आप उस चीज पे ना सोचें, इसलिए मैंने उसको अलग से लिख दिया है कि वो आप सोचते रहिए। अब इसी को आप एमपीएस के टर्म्स में भी सोचिए, आपका काम है सोचना कि अगर एमपीएस हायर है, लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं और ज्यादा सेव कर रहे हैं, तो ऐसे में के की वैल्यू क्या होगी? हायर ही होगी, ठीक है। लोग ज्यादा सेव कर रहे हैं, के की वैल्यू भी हायर होगी, और ऐसे में जो क्यूमुलेटिव इंक्रीज इन इनकम होता है दैट विल आल्सो बी हायर, ठीक। दिस इज योर टास्क टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। एमपीसी के टर्म्स में मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, अब एमपीएस के टर्म्स में भी आप सोचिए कि क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं। एंड विद दिस आवर टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज कंप्लीटेड। वी हैव सीन व्हाट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, हाउ इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी, how it works in forward and backward direction, and how the graphical representation could be done, how we can calculate it using the formulas, ठीक, सब everything is clear।
एक चीज जो आपको क्लियर नहीं है वो है अजम्पशंस। इस थियरी को जब कीन्स दे रहे थे, इस टॉपिक को कीन्स जब समझा रहे थे, तो कुछ ना कुछ चीजें तो अज्यूम करके बताई होगी उन्होंने। वो मैं आपको एक छोटी सी अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अजम्पशंस बहुत इजी हैं, कुछ 3-4 अजम्पशंस उन्होंने गिन के अज्यूम करके रखा था ताकि अपनी थ्योरी को इजीली फॉर्मुलेट कर सके। फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, मेक श्योर यू वॉच इट। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। Till then, take care. I'll see you in the next video. Bye bye.